क्लास में हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स देख लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो उसको आप पहले देख लें तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज्यादातर जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं वो देखे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, बेसिक जितना हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा और कुछ जो पॉइंट्स है वो समझ में आ जाएंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, किस टाइप से सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। उसी को आज हम कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके साथ हम किस टाइप की वर्ब लगाएं। ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर लगना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगना है, वो आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है हमें पहले ये जानना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हम वर्ब लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगा देंगे। ये बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को पहचानना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कि अब आपको ये जानना है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो उसको हम सिंगुलर मानते हैं या उसको प्लूरल मानते हैं। अगर हम इसे सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, अब अगर इसे हम प्लूरल मानेंगे तो वर्ब हम प्लूरल लगा देंगे। तो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड पॉइंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। अगर आपने नाउन नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमें इतना सिंपल सा ये मीनिंग जानना है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव मतलब होता है जहां पर हम समूह की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नाउन जहां पर हम ग्रुप की बात करें, समूह की बात कर रहे हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ऐसे कुछ नाउन हो सकते हैं जैसे क्रू, जूरी, फैमिली, कमिटी, ये कुछ हमारे जो वर्ड हैं ये हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे जहां पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं। टीम हो सकता है, हर्ड हो सकता है। तो देखिए ये कुछ नाउन है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ऐसे नाउन जहां पर हम ग्रुप की बात करें, कलेक्शन की बात करें, कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, समूह की बात करें, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो जूरी, क्रू, फैमिली, कमिटी, टीम, हर्ड, ये कुछ वर्ड हैं जहां पर हम कलेक्टिव की बात करते हैं, कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, जहां पर हम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। अब इस टाइप के नाउन को हम सिंगुलर माने या इस टाइप के नाउन को प्लूरल माने, अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं या फिर प्लूरल वर्ब लगाएं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ब कैसी लगाना है, सिंगुलर लगाना है, प्लूरल लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये जितने भी कलेक्टिव नाउन है ना, इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी लगती है और इनके साथ वर्ब आपकी प्लूरल भी लगती है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब को भी फॉलो करते हैं, कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब को भी फॉलो करते हैं। अब कहाँ सिंगुलर वर्ब लगाना है, कहाँ प्लूरल वर्ब लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि कहाँ पर हमें सिंगुलर लगाना है, कहाँ पर प्लूरल लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है कब, एक बहुत ही सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जब ये पॉजिटिव सेंस है, जब सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मीनिंग है कि ये जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जूरी है, फैमिली है, एक साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं जहां पर सबकी सहमति है, ऐसा कुछ मतलब जहां पर पॉजिटिव सेंस आए। सिंपल से ध्यान रखना है, जहां पर पॉजिटिव सेंस आएगा वहां पर हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, और इसी का अपोजिट जहां पर नेगेटिव सेंस आएगा वहां पर हम प्लूरल जो है वर्ब लगा देंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफी इजीली समझ में जाएगा कि किस टाइप से पॉजिटिव सेंस को पहचानना है हमें। अगर सेंटेंस हम ये लिखें, द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। अब देखिए लिखा है जूरी हैज गिवन, जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। अब देखिए यहाँ पर जूरी वर्ड है, जूरी आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यहाँ पर लग रही है हैव। हमें यही तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर लगाना है या हमें प्लूरल वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर जूरी है और जूरी के साथ हम क्या लगा रहे हैं, हैव का यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पर कहीं भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं जा रहा, आपका जो पूरा सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि जूरी ने अपना डिसीजन दिया। तो जब भी कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलके कोई काम कर रहे होते हैं, इकट्ठे कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम क्या मानते हैं, एक साथ मानते हैं, एक मानते हैं, एक यूनिट के रूप में मानते हैं। ठीक है, जब ये एक यूनिट के रूप में काम करें तो मैं सिंपल से हमें ये ध्यान रखना है पॉजिटिव सेंस है, इससे काफी इजीली समझ में आता है। तो
पॉजिटिव सेंस देंगे सिंगुलर मानेंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, फिर जूरी के साथ हैव नहीं बल्कि हैज का यूज होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जूरी वर्ड के साथ हैज का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मींस ये एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, एक साथ मिलके कोई काम कर रहा है। अब एक और हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, उसको भी हमें ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है, मींस ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन जो ऊपर लिखे कई सारे होते हैं, जो कि यहाँ पर हम ग्रुप की बात करें, एक साथ बहुत सारे लोग जिसमें शामिल है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी हो सकता है, टीम है, फैमिली है, ग्रुप हो सकता है, जूरी है, क्रू है, ये सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन है। अब इनके साथ हमें कई बार इनके साथ ऐसा देखा गया है कि प्लस प्लूरल वर्ब, कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। यहाँ पर हमने लगाई सिंगुलर वर्ब और यहीं पर हम बोल रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। कब लगती है प्लूरल वर्ब, ये हमें देखना है कि देखो अगर पॉजिटिव सेंस देगा तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन वहीं अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस दे, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस दे, तो डेफिनेटली वहां पर आप प्लूरल वर्ब फॉलो करेंगे। नेगेटिव सेंस का मतलब ये होता है कि जहां पर जो ग्रुप मेंबर्स हैं या जो भी क्रू मेंबर्स हैं, जूरी के जो लोग हैं या फिर जो फैमिली है, वो अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं या अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अलग अलग हैं सब, तो वहां पर एक यूनिट नहीं होती, वहां पर सब अलग अलग पर्सन होते हैं, इसलिए हम उसको प्लूरल वर्ब के साथ लेते हैं, प्लूरल मानते हैं उस कलेक्टिव नाउन को और हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी जूरी वर्ड लिखा है और यहाँ पर भी हमने लिख दिया जूरी हैज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब देखिए सेम टू सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने वर्ब क्या लगानी है, यहाँ पर ऊपर वाले में हमने क्या वर्ब क्या लगाई और नीचे वाले में हमने वर्ब क्या लगाई। तो यहाँ पर देखिए जूरी हैज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये लिखा हुआ है कि जूरी जो है अपने डिसीजन में डिवाइड हो गई और यहाँ पर हमने लगा दिया हैज, जबकि यहाँ पर हमने लगा दिया हैव। मतलब यहाँ पर हैज सही था क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देना है। अब ये सेंटेंस को पढ़ के आपको सोचना है कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वो देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने ओपिनियन में वो डिवाइड हो गए, मीन सबका अलग अलग ओपिनियन हो गया। जब अलग अलग रूप में का जूरी काम करे, फैमिली काम करे, या जो भी कलेक्टिव नाउन अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते, सेपरेटली वर्क कर रहे होते, सिंपल से ध्यान रखना है नेगेटिव सेंस आ जाए, बस नेगेटिव सेंस आ रहा है तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा प्लूरल वर्ब वहां पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखें जूरी हैज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन नहीं, बल्कि जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, कि जूरी अपने डिसीजन में डिवाइड हो गई। अब एक और चीज शायद आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि देखें यहाँ पर हमने इट्स का यूज करा, यहाँ पर देयर का यूज करा, बिल्कुल सही है। जब भी जूरी जो है या जो भी कलेक्टिव नाउन है वो अगर सिंगुलर जब उसे मानते हैं, एक साथ अगर वो एक यूनिट के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो उनको सिंगुलर मानेंगे, वर्ब सिंगुलर आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। और अगर हम कलेक्टिव नाउन को अलग अलग मान रहे हैं, उनको सेपरेटली मान रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है और जो प्रोनाउन आता है वो भी प्लूरल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कंफ्यूज करते हैं यहाँ से, कई बार हैज जाता है, कई बार हैव जाता है, तो कहाँ पर सिंगुलर लगाना है, कहाँ पर प्लूरल लगाना है। काफी अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पर सिंगुलर हम इसे मानेंगे और कहाँ पर हम इसे प्लूरल मानेंगे। ये हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, कलेक्टिव नाउन को हमें सिंगुलर मानना है या कलेक्टिव नाउन को हमें प्लूरल मानना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब फॉलो करना है, कैसे नाउन को हम सिंगुलर मानेंगे, किस टाइप के नाउन को हम प्लूरल मानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्लस एडजेक्टिव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द प्लस एडजेक्टिव। अब ये भी नाउन क्या है, दिखने में लगेगा सिंगुलर पर होगा प्लूरल। द प्लस एडजेक्टिव जो है, अब इसको हम किस टाइप से मानेंगे, इनको हम सिंगुलर माने, इनको हम प्लूरल माने, कैसा माने, अनकाउंटेबल माने, क्या माने। अगर देखें द के साथ अगर कुछ एडजेक्टिव आ जाते हैं तो उनको ध्यान रखें हम प्लूरल नाउन मानते हैं, ये हो जाते हैं हमारे प्लूरल नाउन। द के साथ एडजेक्टिव मिलके हमेशा प्लूरल नाउन बन जाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ आपको पता होगा कि प्लूरल वर्ब ही फॉलो की जाती है। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बनेगा, डेफिनेटली प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल ही वर्ब फॉलो की जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस टाइप के नाउन आपके किस टाइप के एडजेक्टिव द के साथ लगेंगे। क्या ऐसा होगा कि जहां पर जो है सभी के सभी एडजेक्टिव द के साथ लग जाएं? नहीं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो कि होल क्लास को दिखाते हैं, संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग को दिखाते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं द और वहां पर हम प्लूरल नाउन उसको मानते हैं। जैसे कुछ देखते हैं तो समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर होना चाहिए, द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट,
द डिसऑनेस्ट, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। इसके अलावा हो सकते हैं द डीफ, द डम, द लैम। ठीक है, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट। ऐसा हो सकता है द ओल्ड, द यंग। ये हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हमें देखना है कि इनके हम प्लूरल मानेंगे और प्लूरल ही नाउन फॉलो करेंगे। मींस देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं द पुअर, इसको थोड़ा समझना है, या फिर द रिच की बात कर लेते हैं। द प्लस एडजेक्टिव, रिच एक एडजेक्टिव है, एक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। अब रिच के साथ हमने दा का यूज करा, इस एडजेक्टिव के साथ दा का यूज करा। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि द रिच मतलब होता है ऑल द रिच, जितने भी रिच हैं वो सारे के सारे। द प्लस एडजेक्टिव हमेशा होल क्लास को, संपूर्ण जाति को दिखाता है, सभी को शो करता है। द रिच मतलब जितने भी अमीर है ना दुनिया में वो सारे के सारे, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। द रिच मतलब ऑल द रिच, जितने भी रिच है। द पुअर मतलब ऑल द पुअर, सारे के सारे पुअर। द ऑनेस्ट मतलब जितने ऑनेस्ट है वो सारे के सारे। तो ध्यान रखें द प्लस रिच होने पर या फिर द प्लस जितना भी एडजेक्टिव है वो सब होने पर, कुछ एडजेक्टिव के साथ अगर द का यूज करते हैं तो हमेशा वो होल क्लास, संपूर्ण जाति को दिखाता है। तो द प्लस एडजेक्टिव क्या करेगा, जब होल क्लास संपूर्ण जाति को शो करेगा उस कंडीशन में हम उसको प्लूरल नाउन मानते हैं और इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो भी प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उससे काफी इजीली समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना है या फिर प्लूरल वर्ब लगाना है। अब देखें द रिच इज ऑनेस्ट, द रिच इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ये देखना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। दिखने में तो हमें यही लगेगा कि ये सेंटेंस सही है क्योंकि रिच सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई गई है, तो हम ये मानेंगे कि तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, रिच के साथ सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें ये जो वर्ड है वो दा के साथ आया है। अगर ये जो है आपका द रिच ये दा के साथ नहीं आता, सिंपल ये होता, ये ध्यान रखिए हमारा सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा द प्लस एडजेक्टिव होने पर जब ये संपूर्ण होल क्लास को शो करता है उस कंडीशन में ये प्लूरल नाउन मानते हैं और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही लगती है। तो यहाँ पर द प्लस रिच प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको करेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप करेक्ट इस तरीके से करेंगे कि द रिच और यहाँ पर हम लगाएंगे आर और ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर द प्लस रिच लगाया है, द प्लस एडजेक्टिव का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल नाउन बन रहा है, तो वर्ब प्लूरल लगाना उसके साथ कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अब इसी को देखें यहाँ पर में अगर हम इस तरीके से लिखते हैं रिचेस और उसके साथ लगाते हैं आर, अब आपको पता ही है कि ईएस लगा है, प्लूरल है ना रिचेस, डेफिनेटली इसके साथ आर ही फॉलो किया जाएगा, प्लूरल ही फॉलो किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, रिचेस आर पुअर। लेकिन अगर ये लगाए हम रिच आर ऑनेस्ट, रिच आर ऑनेस्ट, रिचेस आर ऑनेस्ट, रिच आर ऑनेस्ट, लेकिन अगर रिच आर ऑनेस्ट लगाते हैं तो अब ये सोचो कि यहाँ पर ये सही है या गलत है। देखिए रिच तो सिंगुलर है, अब इसके पहले कुछ दा वगैरह कुछ भी नहीं आया, रिच अकेला है, तो रिच के साथ हमने आता यूज करा, बिल्कुल गलत ही। तो इसको ही आपको ध्यान रखना है, काफी इजीली समझ में आया होगा कि दा के साथ एडजेक्टिव लगने पर वो जो वर्ड है वो प्लूरल नाउन बन जाएगा और प्लूरल नाउन होने पर जो वर्ब फॉलो की जाती है वो प्लूरल ही वर्ब फॉलो की जाती है। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन आपको प्लूरल नाउन पहचानना आना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हैं जब ये होल क्लास को, पूरी जाति को, सभी को शो कर रहे हैं तो तब ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। उनके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल ही वर्ब लगती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, बहुत बार गलतियां यहाँ पर हो जाती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो ध्यान रखें द प्लस एडजेक्टिव होल क्लास को शो करता है तो ये प्लूरल नाउन बनेगा और वर्ब भी इसके साथ हमेशा प्लूरल ही लगने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। अगर हमें ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है। और एक और बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन फॉलो किया जाता है, चाहे सम ऑफ द हो, नन ऑफ द हो, ईच ऑफ द हो, वन ऑफ द हो, एवरी ऑफ द हो, जब भी ऑफ दिखेगा तो ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, चाहे वन ऑफ हो, सम ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, ये सारे वर्ड्स के साथ। अब यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, सेंटेंस को समझेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इसको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है ईच ऑफ, जो कि इन वर्ड्स में से है ईच ऑफ,
अब ईच ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, दीज 4 पेन्स लिखा है, बिल्कुल सही है। अब सोचना है कि यहाँ पर क्या है, आर लगा हुआ है, तो देखने में तो सही लगेगा हमें। क्यों सही लगेगा? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो 4 पेन्स है ना वो प्लूरल है, और वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना कोई भी गलत नहीं होगा ना, कि प्लूरल वर्ब है, 4 पेन्स की बात करें और आर की बात करें तो कोई क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑफ हो जाए, इसकी बात नहीं कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ है, कभी भी ऑफ हो जाए तो ऑफ के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। ऑफ के पहले अगर सिंगुलर तो सिंगुलर, ऑफ के बाद, ऑफ के पहले प्लूरल तो उसके बाद भी आपका प्लूरल की वर्ब फॉलो होगी, ठीक है, वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं हमने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता रहे कि ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर वर्ड्स हैं। ईच वर्ड सिंगुलर होता है, ईदर वर्ड सिंगुलर है, नीदर सिंगुलर है, वन, नन, ये वर्ड सिंगुलर वर्ड है। अगर ये आते हैं ऑफ के पहले तो डेफिनेटली सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जानी चाहिए, प्लूरल वर्ब फॉलो नहीं की जानी चाहिए। क्या देखते हैं, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आर गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ईच है, मीन्स 4 पेन में से प्रत्येक, हम एक एक पेन की बात कर रहे हैं, वन बाय वन। डेफिनेटली ये सिंगुलर वर्ड है तो आर का यूज हम ना करते हुए बल्कि हम इज का यूज करेंगे, इज डेड होना चाहिए, आर डेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द। वन ऑफ द तो मोस्ट फेवरेट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वन ऑफ द समथिंग। वन ऑफ से एरर भी बहुत सारी पूछी गई है, फिलअप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वन ऑफ द बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आ रहा है या प्लूरल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की वजह से हम हैव नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है ना वो तो वन है। वन ऑफ द स्टूडेंट, हम वन की बात कर रहे हैं, जब वन की बात कर रहे हैं तो हैव का यूज ना करते हुए हम हैज का यूज करेंगे। हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी इन वर्ड्स के साथ और नाउन हमेशा प्लूरल लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये इसी से रिलेटेड थोड़ा सा रहेगा। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, थोड़ा इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, रिलेटिव जो प्रोनाउन है, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं, WHO में जितने वर्ड्स हैं, हु, विच, व्हाट, दैट, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। WH जितने वर्ड्स हैं वो सारे के सारे और दैट वर्ड। लेकिन ये वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं ना, WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ध्यान रखें वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स, और एक आपको ध्यान रखना है दैट वर्ड, अगर ये आते हैं तो हमें किस टाइप से वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि वर्ब में कैसे लगाना है, सिंगुलर लगाना है, प्लूरल लगाना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं तो उससे थोड़ा समझ में आएगा आपको कि हमें किस तरह से सेंटेंस में वर्ब लगाना होगी। यहाँ पर थोड़ा इससे रिलेटेड ही होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ही इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, he is one of my brothers who is working in Tata Company। ठीक है, he is one of my brothers who is working in Tata Company। अब यहाँ पर हमें देखना है कि देखो यहाँ भी वन ऑफ द ब्रदर, वन ऑफ आ रहा है, जबकि हमने भी यहाँ पर वन ऑफ लिखा था, तो अब ये थोड़ा इससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ भी हमने वन ऑफ लिखा है जबकि यहाँ भी वन ऑफ लिखा है। पर यहाँ पर आप सेंटेंस को देखें, यहाँ पर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हमें देखने को मिल रहा है WH वर्ड से who, ये देखने को मिल रहा है। अभी हमने लिखा जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं सारे के सारे WH वर्ड्स और दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये दो सेंटेंस को जोड़ा है, एक तो ये सेंटेंस है और एक इसके बाद आने वाला सेंटेंस है। अब ये दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं ये who वर्ड से, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमारी जो वर्ब लगी है वो सही लगी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या गलत लगी है, मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। मीन्स अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाना सही है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल ही आना चाहिए, सिंगुलर नहीं आना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु इज वर्किंग इन टाटा कंपनी।
जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड है वो ही हम पढ़ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया इस वाले रूल से, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ किस टाइप की वर्ब ऑफ लगाना है। हमेशा इस तरीके से दिखेगा, हु इज वर्किंग इन टाटा, या हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आपको लगी दिखेगी। आपको ध्यान रखना है ये जो वर्ब लगती है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो हमें लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें जो हमें वर्ब लगाना है ना वो हमेशा वर्ब लगेगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दिया गया है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, उस वर्ड के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वही हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ही इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु इज वर्किंग इन टाटा कंपनी। अब यहाँ पर हु के जस्ट पहले हमें देखना है, हमें इससे मतलब नहीं है वन ऑफ द से, क्योंकि देखो वन ऑफ द यहाँ भी आ रहा था लेकिन वन ऑफ यहाँ भी आ रहा है। वन ऑफ से मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू इज वर्ड आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसलिए मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये हु भी नहीं होता, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के साथ जाते जैसे हमने यहाँ पर किया। राइट, इसी आपको देखना है कि ही इज वन ऑफ माई ब्रदर, हु के जस्ट पहले देखें ब्रदर्स लिखा हुआ है और ब्रदर्स ही होगा क्योंकि वन ऑफ के साथ तो प्लूरल नाउन आता है। लेकिन अब जो वर्ब आएगी वो डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ गया, इसलिए हमारा ये जो पॉइंट है थोड़ा सा चेंज हो गया कि डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट पहले ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए हम इज का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आर, आर का। आर यहाँ पर सही होगा, इज गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं इसके जस्ट पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया। ये प्लूरल है तो यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी है। कई बार यहाँ पर ये बीच में जाते हैं ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, और उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड आ गए तो अब ध्यान रखें डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट है वही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को चूज करना है। देखिए अगर इस तरीके से सेंटेंस लिखा है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। हमें क्या वर्ब लगाना है? यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है या हमें प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगाना है, ये थोड़ा सा हमें देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है ना इसके पहले वाला हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है। अब ये इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती होगी ना वही हमें वर्ब लगाना है, इसके साथ जो वर्ब लगेगी वही वर्ब हमें लगाना होगी। तो पढ़ने में तो सही लग रहा है थोड़ा बहुत कि इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, पढ़ने में सही लग रहा है। लेकिन आप ध्यान रखें डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट पहले ये जो आई है ना, आई के लिए कभी भी इज का यूज नहीं किया जाता। आई के लिए इज का यूज नहीं किया जाता तो डेफिनेटली गलत है। तो क्या लगाएंगे? आई के लिए तो हमेशा एम का यूज किया जाता है। आई के साथ इज नहीं आता बल्कि आई के लिए एम आता है। तो अब ये सेंटेंस सही होगा, इसके साथ ये सेंटेंस गलत होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जितने डब्ल्यू एच वर्ड से हु हो सकता है, विच हो सकता है, व्हाट, दैट, हुज, इनके साथ हमेशा वर्ब आएगी उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हु के पहले आई था तो हमने यहाँ पर लगा दिया एम, इसका यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड और वन ऑफ द, नन ऑफ द से रिलेटेड किस तरह से आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, सब्जेक्ट किस तरह से सिंगुलर मानना है, सब्जेक्ट को किस तरह से आपको प्लूरल मानना है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब प्लूरल नाउन, व्हेन प्लूरल नाउन शोज एज अ यूनिट टू क्वांटिटी और अमाउंट, जब एक क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट के रूप में शो किया जाता है तो हम उसको एक यूनिट मानते हैं, चाहे वो प्लूरल वर्ड हो तब भी। उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ध्यान रखें जब भी किसी नाउन को एज अ यूनिट, एक यूनिट के रूप में माना जाता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है, और जब सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब भी इसके साथ, ध्यान रखें, सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जाएगी, प्लूरल वर्ब उसके साथ फॉलो नहीं की जाएगी। दिखने में ये वर्ड प्लूरल लगेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। ये कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? देखें माइल्स हो सकता है, किलोमीटर्स, लीटर्स, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स हो सकता है, रुपीज हो सकता है, ईयर्स, मंथ्स, डेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे वर्ड्स लेकिन अगर वो एक यूनिट के रूप में एक साथ यूज किया जा रहा है, एक उनको दिखाया जा रहा है, एक यूनिट के रूप में दिखाया जा रहा है, तो ध्यान रखें उनके साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर 5 किलोग्राम्स आर नॉट अ हैवी वेट। अब दिखने में तो सही लग रहा है सेंटेंस कि 5 किलोग्राम्स आर नॉट अ हैवी वेट, बिल्कुल सही सेंटेंस है ना,
क्योंकि 5 किलोग्राम्स आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, आर का यूज किया जा रहा है प्लूरल नाउन के साथ, तो प्लूरल ही वर्ब फॉलो की जानी चाहिए ना। तो दिखने में तो सही लग रहा है, तो हमें लगेगा कि सही है सेंटेंस, बिल्कुल दूसरी सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो 5 किलोग्राम्स है ये एक यूनिट के रूप में एक साथ यूज कर रहे हैं। इसको ध्यान रखें, जितने हमने वर्ड्स यहाँ पर लिखे, सिंपल सा तरीका है इसको जानने का कि जितने भी हमने वर्ड्स यहाँ पर लिखे, रुपीज, मंथ्स, ईयर्स, किलोग्राम्स, ये सारे वर्ड्स, अगर इनके पहले कोई नंबर आ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4, 5, 10, जितने भी कुछ भी नंबर आ जाए, उनके साथ ये वर्ड्स आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक यूनिट के रूप में, ध्यान रखें, एज अ यूनिट उनको यूज कर रहे हैं, एक साथ एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उनको हम सिंगुलर मानते हैं। 5 किलोग्राम दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन वो है सिंगुलर, क्योंकि हम एक यूनिट के रूप में मान रहे हैं कि ये जो है वो हैवी वेट है, हैवी वेट नहीं है। ध्यान रखें, या तो आर का यूज नहीं बल्कि आर की सिंगुलर फॉर्म होती है, इज हेल्पिंग ऑफ यूज होगी, यहाँ पर आर हेल्पिंग ऑफ यूज नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 5 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। अब यहाँ पर देखें 5 रुपीज है तो इज नॉट अ बिग अमाउंट। यहाँ पर तो सेंटेंस सही है, क्योंकि आपको पता ही चल गया कि जो लीटर्स, आवर्स, मिनट्स, रुपीज, जितने भी वर्ड्स हैं, अगर ये एक यूनिट के रूप में यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो दिखने में हमें लग रहा है प्लूरल, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 10 रुपीज, जितना भी लिखा होगा, अगर दिखने में चाहे प्लूरल लग रहा है, पर ये सिंगुलर एक यूनिट के रूप में यूज हो रहा है, इज नॉट अ बिग अमाउंट, एक साथ यूज कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब फॉलो करेंगे, प्लूरल वर्ब इनके साथ फॉलो नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, दिखने में ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल लगेंगे, पर इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ये थे हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको आज हमने कवर कर लिया है। तो इन सबको ध्यान रखना है कि जो 10 रूल्स हैं, 10 पॉइंट्स ध्यान रखें। रूल्स तो हमें नहीं समझना कि रूल्स हैं ये कुछ, कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड, वो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है।